Children, we are discussing photoelectric effect. In the last lecture, we discussed experimental set of photoelectric effect, their observations of photoelectric effect, different graphs we have plotted, and we have explained all the graphs. And finally, we have formulated few laws which are called laws of photoelectric emission. Now we are going to explain these laws on the basis of Einstein's photoelectric equation. अब इसमें जितने भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे इन्हीं चीजों को मैथमेटिकली आइंस्टीन ने भी एक्सप्लेन किया और आइंस्टीन ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी इन सब इस इफेक्ट के लिए और वहां से हमने लॉज को एक्सप्लेन किया। तो आइंस्टीन की क्या ऑब्जर्वेशन थी, आइंस्टीन की क्या मैथमेटिकल इक्वेशन है, दैट इज नोन एज आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक equation and explanation of laws of photoelectric emission on the basis of this equation। ये चीज अब हमें पढ़नी है। देखिए और आइंस्टीन ने क्या किया, देखिए बच्चों, ये जो हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसमें ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है और ये क्या है, लॉज है। ये फर्स्ट लॉ है, फॉर ए गिवन मेटल for a frequency the number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to intensity of incident radiation। कहाँ से आया ये लॉ, सब इस एक्सपेरिमेंट से आया। ये हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था, इसकी हेल्प से हमने प्लॉट किए थे। यहाँ पर सोर्स है कोई जिसकी दो पैरामीटर्स है, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, और ये है अप्लाइड पोटेंशियल बिटवीन द एमिटर प्लेट एंड कलेक्टर प्लेट, और ये है माइक्रो एमीटर विच इज यूज्ड टू मेजर द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ओके, अगर ये एक्सपेरिमेंट बताएगा कि यहाँ से ये रीडिंग अगर इसमें आती है, अगर फोटोइलेक्ट्रिक करंट है इट मींस इलेक्ट्रॉन्स का कंटीन्यूअस फ्लो है, और अगर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स का कंटीन्यूअस फ्लो नहीं होगा इसमें। तो बच्चों यहाँ आइंस्टीन ने क्या माना, आइंस्टीन ने इस फोटोइलेक्ट्रिक को इफेक्ट को एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या थी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है बच्चों, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में उन्होंने कहा कि रेडिएशन इज मेड ऑफ अ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी व्हिच आर कॉल्ड फोटॉन्स और क्वांटा। ईच क्वांटा हैज एन एनर्जी, और जो एनर्जी एसोसिएटेड है, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच फोटोन इज इक्वल टू एच म्यू। ये हमने पढ़ा है, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में है, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू क्या है इसमें, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, अगर हम इसे वेवलेंथ के टर्म्स में लेंगे तो hc अपॉन लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा वेवलेंथ हो जाएगी। तो प्लैंक्स ने ये थ्योरी बताई थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ये रेडिएशन होना चाहिए, और यहीं से आइंस्टीन ने स्टार्ट किया। अब देखिए सबसे पहले आइंस्टीन के एक अजम्पशन है, आइंस्टीन ने एज्यूम किया वन फोटो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड बाय वन फोटोन। उन्होंने कहा कि एक फोटोन, एक कंडीशन इमेजिन की, एज्यूम की कि एक फोटोन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकता है, ये एजम्पशन है। बट इट डज नॉट मीन ऑल द फोटोन्स विल एमिट द इलेक्ट्रॉन्स। सारे फोटोन्स नहीं करेंगे, उनमें से लेस देन 1% ऑफ द फोटोन्स कैन एमिट द इलेक्ट्रॉन्स, बट द कंडीशन इज ओनली वन फोटोन कैन एमिट वन इलेक्ट्रॉन। जैसे कई बार खिलाड़ी होते हैं तो वहां कई बार उस खिलाड़ी में ये होता है कि एक खिलाड़ी के साथ एक ही खिलाड़ी खेलेगा, ठीक है। अब वहां बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनमें से एक की अगर कुश्ती होनी है तो एक के साथ ही होनी है, दंगल होना है तो एक का एक के साथ ही होना है, रेसलिंग होनी है तो 1 by 1 ही होना है, ठीक है। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करने वाला एक फोटोन होगा। इस थ्योरी को आइंस्टीन ने एज्यूम किया। तो पहले आइंस्टीन का एजम्पशन लिख देंगे, आइंस्टीन्स assumed that one photon can emit one electron, ठीक है। और ये हमने कंडीशन बताई, all the photons will not emit all the electrons। ऐसे नहीं कि यहां जितने n नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, केवल उनमें से लेस देन 1% ही फोटॉन्स ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर पाते हैं, और वो भी शायद ऐसे हो सकता है जिसकी एनर्जी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी, क्योंकि केवल सब्सटेंस में, मेटल में केवल इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, उसमें आयंस भी हैं, उसमें ओपन स्पेस भी है लैटिस में, तो जो एनर्जी डायरेक्ट उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को जाएगी तब वो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। सो वन फोटोन कैन एमिट ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस बात पर है। अब उन्होंने देखो इस बात को क्या कहा, ये जो एनर्जी है एच न्यू, इट इज यूटिलाइज्ड इन टू वेज।
इसका दो काम हो जाएंगे। दो काम कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो सबसे पहले तो वर्क फंक्शन को ओवरकम करना है। वर्क फंक्शन का मतलब है सब्सटेंस से जस्ट बाहर निकालना है। सब्सटेंस से बाहर क्यों निकालना है? सब्सटेंस पे क्या बैठे हैं? आयन बैठे हैं, और जो आयंस बैठे हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। तो सबसे पहले तो उसको इसके घर से बाहर निकालना, यानी कि सब्सटेंस की सरफेस से बाहर निकालना, जस्ट आउट, एंड देन टू प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी। सो अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम द वर्क फंक्शन, and the remaining part of this energy is utilized to provide the maximum kinetic energy। तो इसके दो काम हो जाएंगे h nu के। जो फोटोन की एनर्जी आएगी वो पहले इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकालेगा और फिर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? मूव कराएगा। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहां हम इस एजम्पशन के बेस पर ये कहेंगे द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज यूटिलाइज्ड इन टू वेज। First, to overcome the work function or to just escape the electron from the surface of the metal, and remaining part is used to provide it maximum kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के काम आएगा। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए बच्चों, बताइए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या होगा? सो एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और यही आइंस्टीन की इक्वेशन है, और इसी को हम लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस। अब ई मैक्सिमम के आप अलग अलग फॉर्म लिख सकते हैं, जो इसमें ई वी नॉट भी आ जाएगा, और भी कोई वैल्यू आ सकती है, तो हम यहाँ ई वी नॉट अभी केवल इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। चलिए, काइनेटिक एनर्जी की वेरियस फॉर्म्स अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये रिजल्ट आया बच्चों। अच्छा, अब इसमें ये इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन को क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो। अगर ये जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, जब यहां से जो हमने फ्रीक्वेंसी ली थी, अगर ये फ्रीक्वेंसी, चलिए इसको अब हम हटा देते हैं, इसके बेस पर तो हमने ये एक्सपेरिमेंट के बेस पर ये रिजल्ट्स बनाए थे, और इनको हम ये इक्वेशन बनाई, मैथमेटिकल इक्वेशन। अब इस मैथमेटिकल इक्वेशन की हेल्प से ये लॉज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहां से आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन बाय यूजिंग दिस आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो पहले तो आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन हमने बनाई, किस पर बेस्ड है? आइंस्टीन के अजम्पशन पर बेस्ड है। एक तो उन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया इसमें, जो हमने रेडिएशन को, उसमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, जो प्लैंक साइंटिस्ट ने कहा था कि ये क्वांटा होते हैं, रेडिएशंस क्वांटा से मिलकर बने होते हैं, और उसकी एनर्जी ये होती है, ठीक है। और उसके बाद आइंस्टीन ने ये अजम्पशन लेकर के कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा करके ये इक्वेशन बनाई। अब देखिए बच्चों, अगर इसमें इफ हम यहां से करते हैं न्यू इज इक्वल टू न्यू जीरो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो बताइए इसमें काइनेटिक एनर्जी कैसे हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? जस्ट एस्केप द इलेक्ट्रॉन, जस्ट एमिट द इलेक्ट्रॉन। तो ये वैल्यू यहां रख दीजिए, न्यू की जगह क्या रख देते हैं? न्यू नॉट। दिस इज न्यू, ये फ्रीक्वेंसी है जिसको न्यू है, एफ से भी डिनोट कर देते हैं, हम न्यू नॉट से कर रहे हैं। इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई नॉट प्लस, फाई नॉट क्या है? वर्क फंक्शन है बच्चों, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको लर्न होनी चाहिए। दिस इज वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, और न्यू नॉट क्या है इसमें? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, प्लस क्या हो जाएगी? जीरो, और फाई नॉट किसके इक्वल हो जाएगा? एच न्यू नॉट। इक्वेशन नंबर 3, और इसको यहां सेकंड में रख दीजिए, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये आइंस्टीन इक्वेशन बन गई। ये भी आइंस्टीन इक्वेशन है, ये भी आइंस्टीन इक्वेशन है। ये इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इट इज इन टर्म्स ऑफ वर्क फंक्शन है, ये वर्क फंक्शन की टर्म्स में है। अब बच्चों, ऑन बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। ये यहां तक तो हमें समझ आ गया, आइंस्टीन इक्वेशन हमारी क्लियर हो गई। अब देखिए फर्स्ट लॉ हम एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। फर्स्ट लॉ के लिए जो आइंस्टीन की पहली एजम्पशन है, हम इसी से एक्सप्लेन कर देंगे। आइंस्टीन ने क्या एज्यूम किया? वन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड बाय वन फोटोन, और जितने नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। आपने बताया कि जो इंसिडेंट वन फोटोन है वो वन इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है सरफेस से, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ज्यादा फोटॉन्स आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड है वो किस पे डिपेंड करते हैं? मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, एंड मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स आर गवर्न्ड बाय द इंटेंसिटी. So here the number of photons emitted per second, the number of electrons emitted per second depends on number of photons
which are made incident on the metal plate, and number of photons are governed by the intensity of incident radiation. तो रेडिएशन की जब हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड बढ़ेंगे, और जितने नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा इंसिडेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड ज्यादा होंगे. बट दिस इज फर्स्ट लॉ of the photoelectric emission. Number of photoelectrons emitted per second directly proportional to intensity of incident radiation. ये तो हमने इस assumption पर ही explain कर दिया है. चलिए second law की बात करते हैं. For a metal there exists a minimum frequency of incident radiation at which photoelectric emission takes place, जिसको हम threshold frequency कहते हैं. अच्छा देखिए इस equation में if nu is less than nu zero, जो incident frequency है वो threshold frequency से कम हो जाए, तो यहां से बताइए एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और इससे काइनेटिक एनर्जी कैसी आ जाएगी बच्चों, नेगेटिव आ जाएगी. और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव पॉसिबल होती नहीं है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है. काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर है, मास पॉजिटिव वी स्क्वायर पॉजिटिव, इट मींस काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती. नेगेटिव नहीं हो सकती तो न्यू नॉट से कम भी नहीं हो सकता. इसका मतलब ये हुआ द फ्रीक्वेंसी, if the frequency is less than threshold frequency, the photoelectric emission does not take place. But when frequency becomes greater than threshold frequency, the photoelectric emission takes place. So there exists a minimum frequency of incident radiation at which the photoelectric emission takes place, below which photoelectric emission does not occur. photoelectric emission नहीं होता. क्यों नहीं होता? अगर ऐसा हुआ होता तो ये काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं आती बच्चों. तो ये सेकंड लॉ भी एक्सप्लेन हो गया. अगर हम थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करें, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से क्या बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. देखो यहां से अब इसी ग्राफ से एज न्यू इंक्रीजेस, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. अब देखो ये टर्म तो फिक्स है, बिकॉज न्यू नॉट इज द फिक्स्ड. किसी भी ये मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो ये कंपोनेंट तो कांस्टेंट हो गया है. जितनी यहां से एनर्जी मिलेगी उसका एक पार्ट तो वर्क फंक्शन में यूटिलाइज होता है, और रिमेनिंग पार्ट किसको जाता है, काइनेटिक एनर्जी का. तो इसका एक पार्ट तो यहां सेव हो गया, ये तो फिक्स हो गया किसी भी मेटल के लिए. फॉर ए गिवन मेटल वर्क फंक्शन इज कांस्टेंट, और जो रिमेनिंग पार्ट है जितना आप इसे बढ़ाओगे वो बढ़ी हुई एनर्जी किसके पास जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के पास जाएगी. इट मींस व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, energy of the photon increases, so the kinetic energy also increases. So it is the explanation of third law. By increasing frequency, the kinetic energy of photoelectrons emitted per second increases. तो जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है. सो थर्ड लॉ भी एक्सप्लेन हो गया. व्हेन फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीज, बिकॉज दिस कंपोनेंट इज कांस्टेंट. ये वर्क फंक्शन कांस्टेंट हो गया. चलिए अब फर्स्ट लास्ट लॉ क्या है कि ये तो कैसा प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है. देखो बच्चों, अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं नॉर्मल थ्योरी से, तो जो हम इन रेडिएशन को इंसिडेंट कराते हैं, रेडिएशन के पास क्या है, एनर्जी है. तो हम ये होना चाहिए दस एनर्जी शुड गो टू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली. जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर घूम रहे हैं वो एनर्जी सबको जानी चाहिए थी यूनिफॉर्मली. और अगर वो सबको यूनिफॉर्मली जानी जा रही थी एनर्जी, तो उससे क्या होता है, जब वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, इट मस्ट टेक सम टाइम टू एमिट. कुछ टाइम लगना चाहिए था एमिट होने के लिए, लेकिन इस प्रोसेस में कोई भी टाइम नहीं लगता है. ये तो पहले ही इन्होंने मान लिया है कि वन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड बाय वन फोटोन. इट मींस दिस इज द इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. ये एनर्जी सब में पहले डिवाइड नहीं होती है कि पहले एनर्जी जाएगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी, फिर वो एनर्जी कम है, फिर दूसरा फोटोन आएगा, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देगा, फिर थर्ड फोटोन आएगा, वो सभी को एनर्जी देगा, और जब सबके पास उतनी एनर्जी आ जाएगी तो सब निकल के चलेंगे. ये प्रोसेस नहीं है. जैसे ही फोटोन आया इंसिडेंट हुआ, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इंस्टेंटली. सो दैट इज इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पर, आइंस्टीन्स इक्वेशन. आइंस्टीन इक्वेशन के बेस पर एक्सप्लेन किया. चलिए बच्चों, अब इसमें बड़ा एक और इंपॉर्टेंट हम अच्छा कॉन्सेप्ट लेते हैं इसमें. अभी हमने ग्राफ बनाया था बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, और इससे हम देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, इससे हम वर्क फंक्शन भी निकाल सकते हैं. बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें. अभी हमने एक ग्राफ बनाया था, देखिए कौन सा ग्राफ था, ग्राफ बिटवीन, किसके बीच का ग्राफ था, इधर तो लिया था हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इधर हमने क्या लिया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. ये हमने लिया था. इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल लिया था, जिसको कट ऑफ पोटेंशियल भी हमने बताया.
जो नेगेटिव पोटेंशियल है एट बी द फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। और ये ग्राफ हमने बताया इस तरह का ग्राफ आता है, न्यू नॉट से स्टार्ट होता है, ये ओ पॉइंट होते हैं, यहां से स्टार्ट आता है होता है बच्चों। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल सकते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन फ्रॉम अ ग्राफ किस किस के बीच में, बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। पहले तो ग्राफ प्लॉट किया हमने, ये ग्राफ किससे है, अभी हमने प्लॉट करके बताया था, रिजल्ट से आया था, कौन सा वाला रिजल्ट था, फिर बता देते हैं। देखो ये जो इस तरह का रिजल्ट आया था, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल ये था, फिर ये था, ये तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी थी, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इधर, स्टॉपिंग पोटेंशियल इधर बढ़ रहा है, लेकिन ये मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है एट विच फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस, ठीक है, यहां से होता है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम इसका प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर इसमें हम दो पॉइंट ले लें, कोई भी ए पॉइंट ये ले लें, बी पॉइंट ये ले लें, और ये थीटा ले लें, इस पॉइंट को सी ले लें, तो बेसिकली ये डेल्टा वी ओ हो जाएगा और ये डेल्टा न्यू हो जाएगा। बोलो इन दोनों के कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना हो जाएगा, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए कितना हो जाएगा, डेल्टा वी ओ। इसके कोरेस्पॉन्डिंग ये है और इसके कोरेस्पॉन्डिंग ये आएगा हॉरिजॉन्टल में, तो ये तो डेल्टा वी हो गया, और इस वाले एक्सिस पे क्या हो जाएगा, डेल्टा न्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं न्यू टू माइनस न्यू वन। चलिए इस वाली इक्वेशन से देखते हैं, ये इक्वेशन लिखिए पहली फ्रीक्वेंसी के लिए, फॉर न्यू इज इक्वल टू न्यू वन, एच न्यू वन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस, और काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, वी ओ वन। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, इज इक्वल टू ई वी नॉट, और न्यू वन फ्रीक्वेंसी के कोरेस्पॉन्डिंग कितना है, वी ओ वन है, पहला स्टॉपिंग पोटेंशियल है। फॉर फ्रीक्वेंसी न्यू टू, न्यू वन से बढ़कर न्यू टू हो गया, तो ये तो उतना ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, वी ओ टू हो जाएगा। इसमें से ये माइनस कर दो, न्यू टू माइनस न्यू वन, ई कॉमन ले लीजिए, वी ओ टू माइनस वी ओ वन, ये कैंसिल हो गया है, और एच डेल्टा न्यू किसके इक्वल हो गया, ई डेल्टा वी ओ, और यहां से बच्चों एच अपॉन ई किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा वी ओ अपॉन डेल्टा न्यू, और ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी ग्राफ से, और इसको तो हम टेन थीटा कहते हैं, एच अपॉन ई टेन थीटा, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ। ये जो ग्राफ हमने बनाया, अगर इस ग्राफ का स्लोप ले लें, टेन थीटा ले लें, तो क्या मिलेगा, एच अपॉन ई मिलेगा। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और अगर ई से डिवाइड करोगे तो किस में आ जाएगा, जूल, किस में बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। तो अगर आप जूल में निकालना चाहते हो तो स्लोप ऑफ ग्राफ को हम क्या करेंगे, ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से अगर एच निकालना है तो ई टेन थीटा आ जाएगा, ई टेन थीटा, टेन थीटा स्लोप है, ई क्या है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन है, स्लोप यहां से निकल जाएगा, टेन थीटा ई से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाएगा। सो व्हाट डज दिस ग्राफ डेपिक्ट, व्हिच फिजिकल क्वांटिटी डेपिक्टेड फ्रॉम दिस ग्राफ, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट बाय द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। इसके ग्राफ के स्लोप से क्या निकाल सकते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो अगर हम ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं स्लोप को तो जूल में आ जाएगा, और अगर ई से डिवाइड कर देते हैं तो किस में बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। अब देखिए एक चीज और भी कर सकते हो आप, इसी ग्राफ से वन मोर पैरामीटर वी कैन फाइंड। क्या फाइंड कर सकते हैं, अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं, हम इसको पीछे बढ़ा देते हैं, इस वाले पॉइंट पे ले आते हैं बच्चों, ये पॉइंट मान लीजिए डी हो गया है। अच्छा देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। ऑब्वियसली ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सपोज दिस पॉइंट इज डी, और इस पॉइंट को अगर हम ई कह दें, ओके। अगर ये थीटा है, देखो ये वाला पॉइंट क्या है, थीटा है, और इसमें ये पार्ट निकालना चाहते हैं, ये पार्ट कितना हो जाएगा। इस पार्ट को निकालने के लिए ये वैल्यू कितनी है आपके पास, ओडी कितनी है, न्यू नॉट है। अगर हम टेन थीटा ले लें तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो फ्रॉम ट्राइंगल ओ डी ई, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया, ओ ई डिवाइडेड बाय कितना हो गया, न्यू नॉट, बेस की वैल्यू कितनी होगी, न्यू नॉट, और ओ ई इज इक्वल टू न्यू नॉट टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू अभी आपने निकाली है, कितनी है, टेन थीटा एच अपॉन ई, एच अपॉन ई, एंड दैट इज एच न्यू नॉट अपॉन ई, और एच न्यू नॉट किसके इक्वल है, फाई नॉट है। एच न्यू नॉट किसके इक्वल होता है, जो फाई नॉट होता है, दैट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो देखो फाई नॉट क्या है, इसमें वर्क फंक्शन हो गए। तो अगर आप वर्क फंक्शन निकालना चाहते हैं, दैट इज ई टाइम्स ऑफ ओ ई, एंड व्हाट इज दिस ओ ई, इट इज द इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। सो दैट इज इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ
ऑन वाई एक्सिस। अगर ग्राफ का वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट ले लेते हैं, ये इंटरसेप्ट होगा, ये तो वर्क फंक्शन बताएगा, और अगर स्लोप ले लेते हैं तो क्या बताएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट बताएगा। तो स्लोप से हम प्लैंक्स कांस्टेंट फाइंड करते हैं, और यहां से हम क्या फाइंड करते हैं, वर्क फंक्शन फाइंड करते हैं। तो इस ग्राफ से, और ये ग्राफ का भी ग्राफ है, ये ग्राफ से आया है जो अभी हमने एक्सप्लेन किया था, जो थर्ड ऑब्जर्वेशन आया था इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का, उससे हमने निकाला था ये ग्राफ, और इसी से हमने दोनों चीजें फाइंड कर दी हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट भी और वर्क फंक्शन भी। तो अगर हम ई से डिवाइड कर देते हैं तो देखिए टेन थीटा एस तो आ जाएगा ई टेन थीटा, और अगर हम एच अपॉन ई ले लेते हैं, ये भी प्लैंक्स कांस्टेंट है, लेकिन इसकी यूनिट बदल जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, और अगर जूल में निकालना है तो ई को उधर शिफ्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे वर्क फंक्शन होगा। अगर वर्क फंक्शन को भी ई से डिवाइड कर देंगे तो किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम इस ग्राफ से दो फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन की कुछ अदर फॉर्म्स भी हैं बच्चों, अदर फॉर्म्स ऑफ आइंस्टीन इक्वेशन। अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सब इसी इक्वेशंस पर बेस्ड, वो सारे इसी कैटेगरी से सॉल्व हो जाएंगे। देखो हमने ये लिखा है एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इसमें डायरेक्ट एनर्जी दी हो, ये वाली एनर्जी दी हो, या इसमें वेवलेंथ दिया होगा तो एच सी बाई क्या करोगे, लैम्डा करोगे। तीन ही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। आइदर डायरेक्ट एनर्जी ऑफ द फोटोन विल बी गिवन, देन यू राइट E is equal to this one. If frequency is given, then h nu is equal to this one. If wavelength is given, then write this way. So there is a possibility, three possibility on this side. यहाँ either work function is given, or threshold frequency is given, or threshold wavelength is given. अगर threshold frequency दिया होगा तो phi naught की जगह h nu naught, अगर wavelength दिया होगा तो h c upon lambda naught बन जाएगा. In case of kinetic energy, either half mv maximum square, mass of electron and velocity. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज गिवन EV नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और अगर न्यूट्रॉन के या डस्ट पार्टिकल या अदर के केस में ले रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक और होता है जो 3/2 kT होता है। ये हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से निकालते हैं, ये एनर्जी हो सकती है 3/2 kT। तो यहां कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है काइनेटिक एनर्जी की, आइदर काइनेटिक एनर्जी और हाफ mv स्क्वायर और EV नॉट और 3/2 kT। तो ये पैरामीटर्स हैं, ये बदल सकते हैं। आप ये सब अलग अलग लिखते चले जाइए, इसमें यू विल गेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो बच्चों, इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, mathematical equation. On the basis of equations, we have explained the laws of photoelectric emission, which we have discussed in the previous lecture, and finally we have just calculated a few parameters with the help of graph between frequency and stopping potential, just like Planck's constant and what and work function. Okay, तो ये इसमें इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है बच्चों। अब यहाँ से आगे का पोर्शन हम लेंगे इसमें, और वो होगा जो फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में, वो पॉइंट और उसको कैसे फिर आगे जस्टिफाई किया गया, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर।